Hello everyone, welcome back to my channel friends and डिस्कस करेंगे आज हम साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम साइकोलॉजी के नेचर और स्कोप के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और कैसे ये अपनी वर्तमान अवस्था तक पहुंचा है। वर्तमान में हम साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, लेकिन सबसे पहली इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आत्मा के विज्ञान के रूप में अरस्तु के द्वारा की गई थी। उसके बाद ये मन का विज्ञान कहलाई, फिर उसके बाद चेतना का और फिर व्यवहार का विज्ञान। आज इसको हम व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाता है कि जो हमारे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है उसके फादर कौन है, तो विलियम वुंट। ये मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ इससे पहले वीडियो में, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है उसके जनक विलियम वुंट है और विलियम वुंट ने ही मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की थी। और कब की थी? ये इन्होंने 1879 में की थी। इसके बाद वाटसन ने जो व्यवहार का निश्चित विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को, ये मनोविज्ञान की एक इम्पोर्टेंट परिभाषा थी और एक व्यंग्यात्मक कथन जो कि वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को अस्वीकार कर दिया, उसके बाद चेतना को खो दिया और फिर व्यवहार की विधि के रूप में इसने अपने स्वरूप को प्राप्त किया। ये तो था हमारा पिछली वीडियो का एक छोटा सा डिस्कशन। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान को सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, यानी कि मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक प्रकृति वाला विज्ञान है, क्योंकि इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। इसमें एक्सपेरिमेंट भी होता है और एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारा वीडियो है ये बीएड फर्स्ट ईयर ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की फर्स्ट यूनिट का है। इसके बाद हम जो हमारा मेन सब्जेक्ट है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान वो डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं अब हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मनोविज्ञान की प्रकृति अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक है, लेकिन अगर हम विस्तृत अर्थ में जानने की कोशिश करें कि आखिर मनोविज्ञान की प्रकृति है कैसी, तो उसके लिए हमें कुछ बिंदुओं की व्याख्या करनी होगी जो कि निम्नलिखित हैं, जिनमें हमारा सबसे पहला बिंदु है कि मनोविज्ञान विधायकी विज्ञान है। विधायकी विज्ञान कैसा विज्ञान होता है? जो इसमें कि सभी कार्य नियमों के अनुसार हो। तो मनोविज्ञान में भी बहुत सारे कार्य नियमों के अनुसार किए जाते हैं। मनोविज्ञान भावात्मक नियामक है, अर्थात मनोविज्ञान में जो है वो भावों का अध्ययन भी किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा व्यवहार हमारे भावों का ही परिणाम होता है, क्योंकि जैसा हम फील करते हैं वैसा ही हम बिहेवियर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार हमारे भावों से जुड़ा हुआ होता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और पशु व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है। फ्रेंड्स, मानव व्यवहार मनोविज्ञान में जो है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो किए गए थे वो पशुओं पर किए गए थे और देन उनको मनुष्य पर अप्लाई किया गया। जैसे कि आप थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे आप पावलोव की थ्योरी पढ़ेंगे, पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। तो ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अर्थात मनोविज्ञान जो है हमारा ये मानव व्यवहार और पशु व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान शिक्षक के सीखने में भी सहायक है। फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक एक शिक्षक को बालक के मन के बारे में नहीं पता होगा, उसे बालक के व्यवहार के बारे में नहीं पता होगा, तब तक शिक्षण का कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। टीचर अपना 100% दे ही नहीं पाएगा जब तक कि वो बच्चे को अच्छे से समझ ना ले, क्योंकि बच्चे भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ बहुत ही देरी से कुछ चीज़ों को समझ पाते हैं। तो इसीलिए मनोविज्ञान शिक्षक के सीखने में भी सहायक होता है। व्यवहार के अध्ययन में सहायक। फ्रेंड्स, ये तो आप सभी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार के अध्ययन में सहायक होता है, क्योंकि मनोविज्ञान हमारा विज्ञान ही वो है जो कि मनुष्य या पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है। जब हमें किसी के व्यवहार के बारे में पता चल जाएगा तो हम उसके लिए जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करने में आसानी से उसकी हेल्प कर सकेंगे। समायोजन में सहायक, यानी कि कोऑर्डिनेशन में।
तो जो हमारा मनोविज्ञान होता है वो टीचर और स्टूडेंट और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कोऑर्डिनेशन बैठाने की हमको टेक्निक्स बताता है। इसके साथ ही जो हमारा मनोविज्ञान है वो हमें बताता है कि एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति से कैसे जोड़ा जा सकता है और कैसे हम उस परिस्थिति में अपने व्यवहार को उसी परिस्थिति के अनुरूप कर सकते हैं। मनोविज्ञान अनुभवों के संगठन में सहायक। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ हमारे अनुभवों का ही संगठन होता है। जब हम किसी कार्य में कोई गलती करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम उसी कार्य को करते हुए बहुत कम गलती करेंगे। इसको थॉर्नडाइक ने अपने एक सिद्धांत से बताया है जिसे हम भूल और प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि हम जैसे जैसे अपने प्रयासों को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी त्रुटियां कम होती जाएंगी और प्रत्येक बार हमें एक नया अनुभव प्राप्त होगा। शिक्षण सूत्रों का उचित प्रयोग। मनोविज्ञान की सहायता से टीचर अपने जो शिक्षण विधियां हैं, जो कि उसके शिक्षण मैगजीम्स हैं, उनका अच्छे से प्रयोग करना सीख सकता है, जो कि बालक को उसकी उचित शिक्षा ग्रहण करने में सहायक होगा। क्योंकि शिक्षक वही श्रेष्ठ होता है जो कि किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने बालकों को व्यावहारिक ज्ञान भी दे। क्योंकि किताबी ज्ञान तो किताबों में लिखा ही हुआ है, लेकिन अगर आप उसका व्यावहारिक रूप से प्रयोग करना बालक को सिखा पाते हैं तो यही श्रेष्ठ तरीका है शिक्षण का। इसके अलावा कुछ और भी है। एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है जो कि है आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रेरित करता है। मतलब जो मनोविज्ञान है उसकी प्रकृति ऐसी है कि अगर उसका अध्ययन उसके अनुरूप हम अध्ययन करते हैं तो जो मनुष्य के अंदर की जो प्रवृत्ति होती हैं और जो बाह्य प्रवृत्ति होती हैं उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सकता है। यानी कि उन दोनों ही व्यवहारों को परिवर्तित किया जाता है। जब तक हम आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होंगे हम बाह्य रूप से किसी कार्य को नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम मन से एग्ज़ाम सीटेट या यूपीटेट का आपका एग्ज़ाम है, अगर आप मन से नहीं कोशिश करेंगे कि मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना है और उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे तो आप उस एग्ज़ाम को कभी क्रैक नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारे मनोविज्ञान की प्रकृति। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान का क्षेत्र। फ्रेंड्स, नॉर्मली मनोविज्ञान की जो स्कोप है वो लगभग 14 शाखाओं में बांटा हुआ है। इन सभी शाखाओं का अध्ययन हमें नहीं करना है। हमें अपने सिलेबस में सिर्फ एक शाखा जिसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं उसका अध्ययन करना है। हमारी यूनिट फर्स्ट में चूँकि एक डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है कि हमें पहले साइकोलॉजी के बारे में ही जानना है, उसके बाद ही हमें एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करनी है। एक क्वेश्चन शॉर्ट बने या लॉन्ग बने इस टॉपिक से बनेगा ही बनेगा। फ्रेंड्स, अब हम मनोविज्ञान के स्कोप के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि मनोविज्ञान की कितनी और कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो सबसे पहले है सामान्य मनोविज्ञान, इसके बाद है असामान्य मनोविज्ञान। फ्रेंड्स, इनके बारे में डिटेल से लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। अगर आप इनके बारे में डिटेल में लिखना भी चाहते हैं तो बस 1 या 2 लाइन में लिखिए। सामान्य मनोविज्ञान मतलब जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट की जो सामान्य क्रियाएं हैं उनके बारे में, जो मनुष्य नेचुरल इन्वायरमेंट में सामान्य क्रियाएं करता है उनका अध्ययन करता है, वही सामान्य मनोविज्ञान है। असामान्य मनोविज्ञान जो कि अननेचुरल इन्वायरमेंट में मनुष्य द्वारा व्यवहार किया जाता है उसका अध्ययन है। तुलनात्मक मतलब किन्हीं दो चीज़ों के मध्य जब हम किन्हीं दो व्यवहारों के मध्य तुलना करके अध्ययन करते हैं तो वही तुलनात्मक साइकोलॉजी होती है। प्रयोगात्मक साइकोलॉजी जब हम किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा कोई निष्कर्ष निकालते हैं और देन उस निष्कर्ष को अप्लाई करते हैं, वही हमारा प्रयोगात्मक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान हमारे चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है उसमें जो हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, जो उसके अंदर व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वही हमारा सामाजिक मनोविज्ञान है। उद्योग मनोविज्ञान जिसे हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी कहते हैं, इसमें फ्रेंड्स जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है कि कैसे वो वहाँ के इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना सीखते हैं, कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करते हैं, कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करते हैं और कैसे अपने जो वहाँ उनके साथ बड़े बड़े रिलेशनशिप्स होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के उनको हैंडल करते हैं। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक
बालक जो व्यवहार करता है उसका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार किशोर मनोविज्ञान में भी बालक किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था के टाइम पीरियड के बीच में जो अध्ययन करता है उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रौढ़ मनोविज्ञान की। प्रौढ़ मनोविज्ञान में भी जो मनुष्य होता है वो किशोरावस्था के बाद यानी कि प्रौढ़ावस्था के आरंभ से लेकर और मृत्यु तक जो अध्ययन करता है या वृद्धावस्था तक जो अध्ययन करता है, जो व्यवहार करता है, सॉरी फ्रेंड्स, जो व्यवहार वो वृद्धावस्था तक करता है उसे हम प्रौढ़ मनोविज्ञान कहते हैं। इसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। विकासात्मक मनोविज्ञान में हम गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की सभी स्टेजेस के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। इसके बाद निदानात्मक मनोविज्ञान, जिसे हम डायग्नोसियल साइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें व्यवहार में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डायग्नोज करके उनकी जो रेमेडी है वो दी जाती है। ऐसी साइकोलॉजी को हम डायग्नोजल साइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद पशु मनोविज्ञान में हम पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कर उसको जानते हैं और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। इसके बाद हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके बारे में हमें बीएड फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान हमारा ऐसा विज्ञान होता है जो कि शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो कि शैक्षिक परिस्थितियों में बालक और टीचर दोनों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ऐसे मनोविज्ञान को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारी मनोविज्ञान साइकोलॉजी की सबसे नवीनतम और आधुनिक शाखा है उसका नाम है परामनोविज्ञान। ये अभी लास्ट किसी टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था कि मनोविज्ञान की सबसे आधुनिक शाखा कौन सी है, तो ये है परामनोविज्ञान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। पिछली 2 वीडियो में हम साइकोलॉजी का मीनिंग, उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे वो अपने वर्तमान रूप में आई है और उसकी नेचर एंड स्कोप पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से अपनी एजुकेशन साइकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे और देन हम अपने सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन देने के साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड यूनिट में हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।